हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि होने वाला है सीएसआई नेट दिसंबर 2024 के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक जब भी एक नया सेशन शुरू होता है, चाहे वो दिसंबर का हो या जून का हो, तो उस टाइम पे मैं आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जरूर लेकर आती हूँ। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि एग्जाम भी डिले हो गया। तो लास्ट टाइम मतलब जो हमने 6 मंथ के एक स्लॉट में एग्जाम का स्ट्रैटेजी शेयर किया था, इस बार वो नहीं हो पाया। इस बार थोड़ा सा टाइम हमारे लिए कम पड़ गया क्योंकि एग्जाम एक महीना लेट हो गया। तो हेंस हमारी स्ट्रैटेजी भी एक तरीके से जो है 1 महीने लेट चल रही है। एनीवेज, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम बहुत कुछ मेजर चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको फॉलो करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर का अटेम्प्ट में वो गलतियां ना हो जो कि जून के अटेम्प्ट में हुई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि कितने यूनिट को अभी फिलहाल में टारगेट करने से आप सेफ साइड में रह सकते हैं। इतने सारे यूनिट का टारगेट करना एक्चुअल में लॉजिकल है या फिर हम बस यूं ही हाइप बना रहे हैं, ये एक गुड डिसीजन होने वाला है या नहीं। इसके अलावा इन सभी मेन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक सिलेबस, रिवीजन, डूज एंड डोंट्स, टाइम टेबल, बुक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिसर्च पेपर को कैसे प्रेफर करें और करें या नहीं करें, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक तरीके से ये जो वीडियो है ये कंप्लीट पैकेज होने वाली है, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो अगर सिलेबस को देखें तो आपको पता होगा, अगर हम लाइफ साइंस की बात करते हैं, ठीक है, तो लाइफ साइंस में जो है टोटल जो आपके सिलेबस है वो कितने हैं, आई मीन टू से टोटल जो आपका यूनिट है यानी सब्जेक्ट जो है वो कितना है, दैट इज 13 यूनिट्स है या 13 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, जिसका कि स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये 13 सब्जेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से टॉपिक को टारगेट करोगे। तो ये बात हम पहले कहा करते थे कि इसमें से कोई भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अब क्या हो गया है कि सिलेबस में जो आपके 13 यूनिट दिए जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि 2-3 यूनिट को एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। और इस वजह से अब अगर आप एक भी यूनिट छोड़ते हो, चलो मान लेते हैं कि आप पूरे यूनिट टारगेट नहीं करते हो, लेकिन कम से कम 11 से 12 यूनिट तो आपको जरूर टारगेट करने चाहिए। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मिसलेनियस टाइप आ रहे हैं, मतलब कि जिसमें कि एक तरीके से 2-3 यूनिट को मिक्स कर दिया जा रहा है, 2-3 टॉपिक को मिक्स कर दिया जा रहा है, 2-3 यूनिट के 2-3 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेकर मिक्स किया जा रहा है। अब इस वजह से क्या होगा, अगर आपकी नॉलेज किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और सीएसआईआर आपकी चेकलिस्ट से जो है दूर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं कि या तो जो बदलाव हो रहा है हम उसे नजरअंदाज करके हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी को ही रिपीट करते रहें, या फिर जो बदलाव हमको देखने को मिल रहा है उस बदलाव के साथ हम खुद को भी बदलें, खुद की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में भी वो चेंजेस लेकर आए। तो पहले होता था ना, जैसे बहुत इनिशियल टाइम में क्या होता था कि आप 5 से 6 यूनिट टारगेट कर लो, आपका सीएसआर क्वालिफाई हो जाता था। फिर बीच का एक दौर आया जहां पे आप आराम से जो है 8 से 9 यूनिट टारगेट कर लो, आपका सीएसआर क्वालिफाई हो जाता था। और अब वो दौर चल रहा है जिसमें कि आप जो है लेस देन 12 यूनिट अगर टारगेट करते हो तो आप रिस्क में हो जाते हो। यानी अब वो दौर चल रहा है कि आपको कुछ भी करके 11 से 12 यूनिट तो हर हाल में टारगेट करना ही होगा। पहले के क्वेश्चन थोड़े बेसिक थे तो चल गया, उसके बाद के ये जो दौर आया जब 8 से 9 यूनिट में एग्जाम क्लियर हो जाते थे, तो उस टाइम पे उस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन को जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। पूरे पेपर में आपको 2 से 3 वैसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब मतलब कि रिसेंट जो पेपर हो रहा है लगभग 2020 के बाद का जो पेपर की हम बात करें, तो उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें 2-3 यूनिट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो ज्यादा हो गए हैं, जिस वजह से आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो थोड़ा अलग काम करेगी। यानी कि सीधी सी बात है, सीएसआईआर चाहता है कि हम कुछ भी करके जो है किसी भी यूनिट को छोड़े ना, राइट। अब इसीलिए मेरी तरफ से बीइंग अ एजुकेटर फ्रॉम दिस फील्ड जो मुझे फील हो रहा है उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ भी करके जो है, वैसे तो मैं बोलूंगी आप पूरे 13 के 13 यूनिट टारगेट कर लीजिए फॉर बीइंग ऑन अ सेफ साइड, क्योंकि मेहनत कर रहे हो भाई, सीधी सी बात है, मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और अगर आपको पता है कि भाई 11 से 12 यूनिट किए बिना जो है काम नहीं चलेगा, फिर भी आप 5-6 यूनिट करिए जा रहे हो, तो फिर तो उसमें आप अपनी गलती मतलब कह सकते हो कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हो वहां पे। तो मेरी तरफ से अगर सजेशन होगा तो मैं यही बोलूंगी कि 11 से 12 यूनिट टारगेट कीजिए, उससे कम टारगेट मत कीजिए, वरना उसके बाद जो भी होता है ऑब्वियसली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। क्योंकि हमारी तरफ से जो सजेशन आ रहा है वो यही है कि आप 11 से 12 यूनिट टारगेट कीजिए ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब सब्जेक्ट की बात करें तो अब सब्जेक्ट सिलेक्शन जैसा तो कुछ रहा नहीं। 12 यूनिट भी अगर आप टारगेट करते हैं तो एक यूनिट कोई छोड़ सकते हैं, अब वो कौन सी यूनिट छोड़नी है वो आपके ऊपर है। वरना वैसे तो सेफ साइड के लिए बेटर है कि आप 13 के 13 यूनिट कीजिए। अब वहां पे एक चीज चली आती है क्या कि अब ये 13 यूनिट करेंगे और मान लीजिए अगर आप 6 मंथ में तैयारी कर रहे हैं
ठीक है, 6 मंथ को अगर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को की अगर हम बात करें और सिलेबस की बात करें तो आपके पास 6 मंथ है। अब 6 मंथ में 13 सब्जेक्ट्स को क्लियर करना या 13 यूनिट्स को क्लियर करना ये कोई खेल नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे आपके पास आता है डिसीजन। वाइसली डिसाइड कीजिए कि ये जो 13 सब्जेक्ट का टारगेट है, विल इट बी पॉसिबल टू कंप्लीट इन 6 मंथ, या फिर आपको 1 साल का टाइम लेके खुद को तैयार करना चाहिए। कोई भी फैसला कीजिए, वो फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपके टाइम का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो, टाइम वेस्टेज ना हो, जो भी आप गेन करें उससे आप एग्जाम में अप्लाई कर सके। क्योंकि आधा अधूरा तैयार करके जो है 6-6 महीने में टारगेट करना, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और डाउन चला जाएगा। आप भले ही 12 महीने में खुद को तैयार कीजिए, लेकिन जब भी एग्जाम आए आप ट्रायल के लिए दे सकते हो, ताकि आपको पेपर का स्टैंडर्ड पता चल सके। क्योंकि एक जो पैनिक लेवल होता है ना एग्जाम हॉल में बैठ के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो पैनिक लेवल कुछ भी करके आप कहीं भी जनरेट नहीं कर सकते हो आर्टिफिशियली। घर में बैठ के 3 घंटे का अलार्म क्लॉक लगा के भी जो है आप में वो पैनिक लेवल डेवलप नहीं होता है, जिस पैनिक लेवल के डेवलपमेंट के कारण जो है हमसे क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं। तो वो जो एग्जाम हॉल का सिनारियो होता है, एग्जाम हॉल में जो सिचुएशन होता है, उसको भी फेस करना जरूरी हो जाता है। तो ड्यू टू दैट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वाइजली डिसाइड कीजिए कि ये जो 13 यूनिट का टारगेट है ये 6 महीने में तैयार कर सकते हैं या फिर 1 साल का आपको टाइम लगेगा। ये जब डिसीजन हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप इन यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ में 13 यूनिट को टारगेट कर रहे हो तो आपको जो है मोर और लेस 2 से 3 यूनिट को इन 1 मंथ डील करना होगा, कुछ भी करके। सीधी सी बात है, ठीक है। आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको टारगेट करना पड़ेगा, और कहीं और से अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वहां पे भी कोचिंग आपको 2 से 3 यूनिट को इसी तरीके से टारगेट करवाती है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो 13 यूनिट आपको टारगेट करवा देती है। और अगर आप 12 महीने की तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम पे जो है 1 to 1.5 यूनिट्स आपको 1 मंथ में डील करना होगा। तो मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि इसको डील कैसे करना होगा, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, गेन भी करना है। क्योंकि एक एजम्पशन होता है कि हम पढ़ रहे हैं और एक होता है हम गेन कर रहे हैं। तो पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन जो आप गेन करोगे प्रॉपर ढंग से समझ के पढ़ोगे वो जरूर आप एग्जाम हॉल में जो है एज आउटपुट दे के आ पाओगे। तो ये तो थी हमारी स्ट्रैटेजी कि सब्जेक्ट को कैसे डील किया जाए, कितने टाइम फ्रेम में डील किया जाए। मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए। अब 6 मंथ 12 मंथ का डिसीजन आपका होगा। और आप चाहें तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं हमको 12 महीने से भी ज्यादा लग जाएगा, तो उस केस में वो 1.5 साल तक का टाइम ले सकते हैं, ठीक है। उस केस में भी स्ट्रैटेजी कुछ इस जैसी ही चलेगी, लेकिन 1 यूनिट को आप 1 मंथ में फिर टारगेट कर पाएंगे, जैसा भी आपको लगता है। क्योंकि ये डिसीजन आप उस बेसिस पे लोगे कि आपको आपके पास पहले से नॉलेज कितना है। आपके पास पहले से जो भी सब्जेक्ट सीएसआई में दिए गए हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास पहले से बहुत सारी नॉलेज है, तो उस केस में आपको टाइम कम लग सकता है तैयारी करने में। लेकिन उन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ अच्छी नॉलेज नहीं है, तो उस टाइम पे आपको जो टाइम है वो 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे कोई मैजिक क्रिएट नहीं होता है, आपको नॉलेज गेन करना होता है। और नॉलेज गेन जो है एक फास्ट प्रोसेस भी नहीं है, एक स्लो प्रोसेस है। जबरदस्ती आप अपने दिमाग में बहुत से कंसेप्ट को नहीं डाल सकते हो अनटिल और अनलेस आपका दिमाग रेडी हो उस चीज को लेने के लिए। फिर बात करते हैं डिवीजन की। अगर आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से क्वालिटी बेसिस पे आप स्टडी करते हो, तो इनिशियली यानी शुरुआत के जो है 1 से 2 महीने के लिए, ठीक है, 1 से 2 महीने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वीकली रिवाइज कर सकते हो, वीकली रिवीजन कर सकते हो। और जब आप वीकली रिवाइज करते रहोगे तो आपको दोनों चीजें हैंडल करना आ जाएगा एक साथ, यानी कि नया थ्योरी आप पढ़ोगे और उसको रिवाइज भी करोगे। ये आपको 1 से 2 महीने में आप ये तरीका गेन कर लोगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको जो है मंथली रिवीजन के लिए जाना है, मंथली वर्सेस वीकली। यानी कि जिस मेथड को अभी तक आप लेके चल रहे थे, अगर आपको लगता है कि वो मेथड आपके साथ बेस्ट काम कर रहा है, तो आप वीकली रिवीजन ही पूरे के पूरे टाइम करते रहोगे। यानी सैटरडे संडे का टाइम जो है सिर्फ रिवीजन में निकालोगे, और इंक्लूडिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आपको लगता है कि नहीं वीकली रिवीजन में आपको थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है और आप मतलब पढ़ते टाइम ही काफी कुछ चीजें अच्छे से याद रख पा रहे हो, तो उस केस में आप मंथली रिवीजन के लिए जाओगे। यानी मंथ के एंड में जो है 2 से 3 दिन का टाइम लेकर आप वो सब कुछ रिवाइज करोगे जो आपने लास्ट 1 मंथ में पढ़ा है। ये आप इस तरीके से जो है इसको रेगुलेट कर सकते हो। और एक चीज, जब भी आप रिवाइज करते रहोगे तो पुराना जितना कुछ पढ़ा है आपको सब रिवाइज करना पड़ेगा जब भी आप रिवीजन के लिए बैठोगे। तो जो टॉपिक ऑलरेडी आपके लिए नोन हो जाएगा, मतलब कि जो टॉपिक आप बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे, उसको रिवीजन, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी आप क्या कर दोगे, दैट इज लो कर दोगे। मतलब जो टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में आ गया, मैं 3-4 बार रिवीजन कर लिया और अब मुझे बहुत अच्छे से याद रह रहा है, तो उसको रिवीजन में जो है बहुत बार बार लाने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप उन टॉपिक्स को टारगेट करोगे जो कि आपको
टफ लग रहे हैं, और उन टॉपिक की फ्रीक्वेंसी को जो है आप बढ़ा दोगे, मतलब उन टॉपिक को आप ज्यादा जो है रिवाइज में लोगे। इस तरीके से चीजों को डील किया जाता है कि जो चीज मुझे आ रही है मैं उसको थोड़ा साइड कर देती हूँ, जो चीज मुझे टफ लग रही है उसको मैं थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ। तो ये रिवीजन टेक्निक हो जाता है, और इसी में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी टारगेट करना होता है। सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। उसके बाद जब कहते हैं ना पूरी प्रिपरेशन के बाद आपके पास जब लास्ट में टाइम बचता है, तब आप किसी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज के लिए जाया कीजिए। इनिशियल टाइम से मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप काम चलाइए, वो बेस्ट होते हैं आपको एज अ प्रैक्टिस सर्व करने में। प्रैक्टिस की जैसे मैंने बात किया, प्रैक्टिस के लिए क्या करें, आपको सीएसआईआर की वेबसाइट जो है, सीएसआईआर की जो वेबसाइट है, वहीं पे जो है आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब कि मैं कॉस्ट इफेक्टिव की बात कर रही हूँ, और अगर आप एफर्ट्स कर सकते हैं तो इन दैट केस आप बहुत से जो है रेफरेंसेस बुक अवेलेबल है अलग अलग पब्लिकेशन से, उन पब्लिकेशन की बुक्स को आप खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सब जगह पे अवेलेबल है, वो मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उन पब्लिकेशंस को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीएसआईआर की वेबसाइट से अगर लेते हैं तो आपको वहां कुछ कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में रख सकते हैं, इंक्लूडिंग द आंसर की। और रेफरेंस बुक के लिए जाते हैं तो आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, और ऑब्वियसली आपको आपको जो है उसके लिए कुछ पे करना होगा। तो ये हो गया, ठीक है। बुक्स की बात करें कि भाई किस बुक से आप प्रिपेयर करें, तो सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड बुक जो होती है, स्टैंडर्ड बुक्स जिसकी सॉरी, जिसकी लिस्ट जो है आपको टीचिंग पाठशाला पे ही मिल जाएगी कि सीएसआर के लिए कौन सी बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली से जरूरी रहने वाली है। उस वीडियो में एक दिक्कत है कि जो लिंक मैंने बुक को दिया था, मतलब जितनी बुक्स को मैंने डिस्कस किया ना, उन सभी बुक्स का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था। तो जिस वेबसाइट पे वो सारी की सारी बुक्स अवेलेबल थी, अचानक से वो वेबसाइट जो है आई डोंट नो क्रैश कर गई है या फिर वर्क नहीं कर रही है, आई हैव नो आइडिया, जिसकी वजह से वो लिंक काम नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल में वो लिंक काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ और अल्टरनेटिव लेके कॉमन लिंक जनरेट किया जाए जहां से आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकें, बट अभी तक मुझे वो कॉमन लिंक वाली कोई वेबसाइट मिली नहीं है। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि वहां पे आपको बुक की लिंक तो मतलब वर्किंग फॉर्म में नहीं मिलेगी, लेकिन बुक की लिस्ट जरूर मिल जाएगी, जो कि आप इन जनरल गूगल पे जाकर जो है सर्च कर सकते हैं, उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएगी, मैंने भी टीचिंग पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है, तो आप वहां पे भी जाके जो है उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अदर कुछ कुछ ऐसे टेलीग्राम चैनल भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स की बुक का जो ई बुक फॉर्म होता है उसे ही शेयर करते हैं, तो आप उसको भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को या ग्रुप को ज्वाइन करके। तो स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो है आप कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप रिसर्च पेपर से ले सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, तो चांसेस है कि वहां के जो भी टीचर या एजुकेटर होंगे वो आपको रिसर्च पेपर से अगर जरूरी लगेगा तो वो इंक्लूड करके पढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन दैट केस आप रिसर्च पेपर को प्रेफर कर सकते हो, सिर्फ उस एरिया में जिस एरिया के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आप जब सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है रिसर्च पेपर को पढ़ने का, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि यार ये तो बुक में जो कंसेप्ट है उससे कवर अप नहीं हो रहा है, सो इन दैट केस आप रिसर्च पेपर पे स्विच कर सकते हो। इतना ही नहीं, कुछ एक आध नए नए ड्रग्स के नाम, नए नए म्यूटेशन केसेस, और या फिर आप कह सकते हो कि नए नए प्रोटीन्स के नाम आप सर्च कर सकते हो जो कि रिसेंट ईयर में कुछ डिस्कवर हुए हैं रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप एक तरीके से सर्च करोगे। तो ये हो गई बुक्स एंड प्रैक्टिस की बात। बुक का लिस्ट जैसे कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे जो है एक तरीके से आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आपको जो लिस्ट है वो आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। अब जैसे कि आपने मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि 6 मंथ या 12 मंथ दोनों में से कौन सा टारगेट करना है, फिर आपको क्या करना होता है, टाइम टेबल बनाना होता है। अब टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ सुबह में 7 बजे से लेकर ये करना है, 8 बजे से लेकर ये करना है, ऐसा नहीं। टाइम टेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेदर टू से टारगेट टेबल आप कह सकते हो। क्योंकि आपकी जो यूनिट, मान लीजिए आपको यूनिट 1 पढ़ना है, ठीक है, तो आपको यूनिट 1 के लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हाँ दिन में कितने घंटे पढ़ना है, मतलब 5 घंटे पढ़ने हैं या 6 घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ने हैं। तो पर डे के बेसिस पे जो है आपको पर डे के बेसिस पे ये टाइम टेबल डिसाइड करना होता है। और इतना ही नहीं, अगर आप 12 मंथ के लिए टारगेट कर रहे हो तो 12 महीने का आपके पास आइडिया रहना चाहिए कि ये यूनिट में इस वक्त पे टारगेट करूंगा तो इस वक्त पे खत्म हो जाएगा, मेरे पास इतना टाइम बचेगा। सेम गोज विद 6 मंथ की भाई 6 मंथ में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कितने यूनिट को मैं कितना घंटा दूं जिसकी वजह से 6 मंथ में मेरा सिलेबस कवर अप हो जाए। क्योंकि टाइम टेबल रहने से क्या होता है, आपको पता होता है कि आपके दिन का कितना टाइम कहाँ पे लग रहा है, और आप टाइम वेस्टेज से बच पाते हो और टाइमली चीजों को कंप्लीट कर पाते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने आपको बोला कि
मुझे जो है ये नोट्स बना के दे देना। आपने बोला यस मैम, ठीक है मैं बना के दे दूंगा। क्योंकि मैंने कोई डेडलाइन नहीं दी है, तो आप उस नोट्स को कब बनाओगे, कब दोगे, कितने टाइम आपको लगेगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन मैंने अगर आपको कहा कि ये नोट्स को मुझे 2 दिन में बना के दे देना, तो आपको पता है कि आपको वो नोट्स की जो तैयारी है वो बहुत जल्दी शुरू करनी है और 2 दिन में कंप्लीट करके मुझे देना भी है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है टाइम टेबल की, कि जब आपके पास एक टाइम ब्लॉकेज होता है, आपको पता होता है कि हाँ किस टाइम में क्या शुरू करना है और क्या एंड करना है, तो उस केस में आप बहुत एफिशिएंट तरीके से अपने दिन का और अपने आर्ट्स का इस्तेमाल कर पाते हो। क्योंकि आपको पता है हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जो हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए मोर देन इनफ है। उस डिस्ट्रैक्शन से हमको बचना है और उसी बेसिस पे हमको टाइम टेबल जो है बनाना होता है। उसके बाद आप उस टाइम टेबल को या टारगेट टेबल को इंप्लीमेंट कीजिए, और जितना दिन आपने रोज डिसाइड किया है उतने दिन मतलब उतने दिन में जो है उतने आवर्स में एक तरीके से पढ़िए। कभी किसी दिन मिस भी हो जाता है तो अगले दिन ट्राई कीजिए कि उसको कंपनसेट कर लेने का। डूज एंड डोंट्स की बात करें तो जैसे कि हमने कहा है, सीधी सी बात है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन होंगे उस डिस्ट्रैक्शन से आपको थोड़ी देर के लिए दूर रहना है जब तक आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है। हमेशा जो है एक बेटर ऑथेंटिक सोर्स के लिए जाना है, मतलब कि अच्छी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है, और एक प्रॉपर ढंग से जो है डिटेल स्टडी के बेसिस पे चलना है, डिटेल स्टडीज करनी है, जिसके लिए आप बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रिसर्च पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, इन सब एरिया में। टाइम का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है जो यहाँ पे एक मेन मतलब एक मेन रोल में है। क्योंकि टाइम अगर कम पड़ा तो हमारी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हैम्पर हो जाएगी, टाइम अगर प्रॉपर मैनेज हुआ तो सब कुछ अच्छे से मैनेज होगा। ठीक है। तो ये डूज एंड डोंट्स में आते हैं फिलहाल में प्रिपरेशन टाइम में। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास टाइम कितना है और टारगेट कितना है। ठीक है। तो आप टाइम वर्सेस टारगेट का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कितने टाइम में कितने टारगेट्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। अगला आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो, मतलब कि जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो, क्या उस थ्योरी को आप अप्लाई कर पा रहे हो इसमें, क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ये भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ते जा रहे हो और बाद में आपको पता चल रहा है कि आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। इसीलिए शुरुआती टाइम में, स्टार्टिंग के 2 महीने में अच्छा होगा कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे चलो, यानी कि टॉपिक पढ़ो और उसके क्वेश्चन करो। इनफैक्ट आप पूरी यूनिट्स के लिए भी ये प्रैक्टिस में ले सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको तो उसी वक्त समझ में आ जाता है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या सारे बन रहे हैं, और अगर सारे नहीं बन रहे हैं और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके उसी टॉपिक से आए हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और वो इसलिए सॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि शायद वो रिसर्च पेपर से पूछ दिया गया है, तो उसी वक्त पे आप उसी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर में उन सारे आर्टिकल को पढ़ पाओगे और उस टॉपिक को कंप्लीट बेसिस पे रेडी कर पाओगे। ठीक है। तो ये एक चीज हो जाती है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। और इंप्रूव करने का तरीका वही होता है, 2-3 तरीके की प्रॉब्लम होती है, या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता है, या तो क्वेश्चन मतलब कह सकते हो कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है वो इंग्लिश में उस क्वेश्चन को रीड करके उसका सही मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर वो एक तरीके से उस क्वेश्चन का मतलब कहते हैं ना डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो सब मतलब इनमें से कोई भी इशू हो, एक ही चीज है कि इसको इंप्रूव करना, और इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे। और इंग्लिश अगर प्रॉपर नहीं है आपकी तो थोड़ी इंग्लिश में भी सुधार कीजिए, क्योंकि जब आपकी इंग्लिश प्रॉपर नहीं रहेगी तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ के उसका सही मतलब नहीं निकाल पाओगे। तो ये कुछ तरीके हो गए। नेक्स्ट जैसे कि कहा है रिसर्च पेपर की बात, तो रिसर्च पेपर को आप तभी इनकॉर्पोरेट कीजिए जहां पे आपको जरूरत है, क्योंकि रिसर्च पेपर बहुत टाइम कंज्यूमिंग मतलब होते हैं जब आप उसको रीड करना शुरू करते हो। तो जहां पर जरूरत है, जहां पर जरूरत है वहां पे आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे हम भी क्या करते हैं, हम भी स्टूडेंट को जो भी नोट्स देते हैं तो उसमें जहां पे हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे जरूरत है तो वहां पे जो है हम उसे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है। तो इस बेसिस पे जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हो गई, जिससे कि आप अपना जो ये दिसंबर 2024 का प्रिपरेशन है उससे आप टारगेट कर सकते हो। इसमें सबसे सबसे पहला मेन फैक्टर है वो है डिसीजन लेना कि 6 महीने में तैयारी करना है या 12 महीने में। क्योंकि 6 महीने में तैयारी करना है तो आपको गाड़ी जल्दी जल्दी चलानी पड़ेगी, लेकिन 12 महीने में करना है तो आप गाड़ी की स्पीड थोड़ी लो कर सकते हो। 1.5 साल में करना है तो आप अगेन उसका जो स्पीड होगा वो थोड़ा सा लो लेकर चल सकते हो। तो इसके बेसिस पे ये सब कुछ डिसाइड होता है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पार्ट है जो कि मैंने मिस कर दिया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें कि एप्लीकेशंस वगैरह मतलब डाला जा रहा है, उसके बाद थ्योरी के साथ एप्लीकेशन दे दिया जा रहा है, तो उस केस में मैं यही कहूंगी कि जो सब्जेक्ट है जिसमें कि यूनिट नंबर, यूनिट 12 एंड यूनिट 13, इसको टारगेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी को इन्हीं यूनिट के साथ जोड़ के जो है कंबाइन करके दिया जा रहा है, और मैक्सिमम बच्चे यूनिट 12 और 13 को ही लीव कर देते हैं।
तो अब वो लीव नहीं करना है। हर हाल में यूनिट 12 और 13 को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तभी जाके आपके पास वो एक एनालिटिकल तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी गेन होगी। और उस टाइप के जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन अभी आने लगे हैं, उनको रेगुलर आप प्रैक्टिस में रखिए, रेगुलर उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसको सॉल्व करते करते आप में वही कैपेबिलिटी चली आएगी जैसी कैपेबिलिटी आप थ्योरी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते हो। क्योंकि याद कीजिए, पहली बार जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो इतनी आसानी से कोई थ्योरी क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा जितनी आसानी से आज वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपने थ्रू आउट द टाइम आप प्रैक्टिस में रहे, हेंस उस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का आपने एटीट्यूड और कैलिबर गेन कर लिया है। रही बात एनालिटिकल क्वेश्चन की या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि मतलब कि जो कि अब सीएसआई एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। पूरे प्रीवियस से 2020 से जो है भरे पड़े हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में, आप उनको लीजिए और उनको उन क्वेश्चंस को जो है ट्राई कीजिए, क्योंकि अगेन आप उस पर ट्राई करेंगे और अपना कमांड उस पर गेन करेंगे, तभी जाके आपके अंदर फिर से वो कैलिबर एक तरीके से गेन होगा, जिससे कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉलेज की भी जरूरत है और साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। इन दोनों चीजों से ही इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है डील किया जा सकता है। सो लेट मी नो कि आपके अगर कोई सजेशन है इस मामले में, तो या फिर कोई चीज मुझसे मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर आप सीएसआई या नेट और गेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप जो है वेदमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास चलती है, स्पेशली फॉर सीएसआई, नेट, गेट, डीबीटी, आईसीएमआर। पैकेजेस आपके सामने हैं, साथ ही साथ क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ मेंशन है, लाइक लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, पीडीएफ्स, और सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाता है। सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 6 मंथ के फॉर्म में, स्पेशली फॉर सीएसआई नेट, जिसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी है। ओनली रिकॉर्डेड क्लास लेना है तो इसका भी आपके पास जो ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का, जो कि आपको 5999 में मिलेगा। सीएसआर, गेट, डीबीटी तीनों अगर एक साथ प्रिपेयर करना है तो आपको 1599 में कोर्स मिल जाएगा, और सिर्फ गेट की तैयारी करनी है तो 3999 में मिल जाएगा। जबकि सीएसआर का 6 मंथ का कोर्स आपको 7999 और 12 मंथ का जो कोर्स है वो 12999 में आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, जहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा।